कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और यह कार्यक्रम विशेष इसलिए भी बन जाता है कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे लिए बहुत खास हैं। डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी पटना से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और ये तो बड़ा फॉर्मल सा इनका परिचय है। मैं चाहती हूँ कि इनका पूरा परिचय अच्छी तरह दिया जाए, तो निश्चित ही उसको हम करेंगे। और आज की जो वार्ता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान पर है। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से एक कार्यक्रम 15 दिनों का राष्ट्रीय चेतना और साहित्य को लेकर। आजादी के पूर्व जितने साहित्यकार हुए हैं उन्होंने अपनी लेखनी को किस तरह से तलवार की तरह बनाकर उसकी धार से जनमानस को झकझोरा है, उन्हें उनमें उत्साह लाया है और उन्हें स्वतंत्रता के लिए जो एक आग पैदा करनी थी वो लेखनी ही कर सकती है। तो आज उसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें कि डॉक्टर अमरनाथ अमर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं वार्ताकार के रूप में, जो कि हमारी संस्था के सह अध्यक्ष भी हैं और मीडिया विशेषज्ञ हैं। बहुत सारी उनकी किताबों का प्रकाशन, मेरे ख्याल से 25 से अधिक तो उनकी किताबें निकल चुकी हैं। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं और दूरदर्शन का उनका बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर अमरनाथ जी और डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कविता शास्त्री जी को, जो कि हमारे आज के अतिथि डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी का परिचय हमारे सामने रखेंगी। कविता शास्त्री जी जो कि कर्नाटका शाखा के अध्यक्ष हैं। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुरुभ्यो नमः। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आयोजित साहित्य और राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर कलानाथ मिश्र। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। डॉक्टर मिश्र पटना निवासी, MA, MBA, PhD की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। आप शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, प्रबंध और समाज सेवा में कार्यरत हैं। डॉक्टर मिश्र कई वर्षों से पाटलिपुत्र दैनिक समाचार पत्र को कार्यान्वित कर रहे हैं। इनकी अनेक कविता, कहानी, लेख, प्रबंध, निबंध इत्यादि कई जाने माने पत्र पत्रिकाओं में न केवल प्रकाशित हुई हैं, अपितु दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में भी प्रसारित हुई हैं। आप स्नातकोत्तर हिंदी विभाग AN कॉलेज पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। विगत 8 वर्षों से अनुग्रह ज्योति तथा साहित्य यात्रा नामक 2 पत्रिकाओं का बखूबी संपादन भी कर रहे हैं। इन्होंने बहुत से ग्रंथों का प्रकाशन भी किया है, जैसे कि हिंदी उपन्यास में साहित्यकारों का विधान, हिंदी उपन्यास में संस्कृत रचनाकारों का जीवन वृत्त, जीवन छंद नामक काव्य संग्रह इनका, सम एमिनेंट कॉन्टेम्पररीज ऑफ बिहार नामक किताब का इन्होंने अनुवाद भी किया है। 2 कमरे का मन इनकी कथा संग्रह है। आवारा मसीहा की औपन्यासिकता, समकालीन मैथिली साहित्य में नारी विमर्श, याद रखना इस पथिक को इनकी जीवनी है। इसके अलावा इनके 2 ग्रंथ प्रकाश्य हैं, हिंदी साहित्य विविध परिप्रेक्ष्य व एक कथा संग्रह। ऐसे महान विलक्षण और वरिष्ठ साहित्यकार हमारे समक्ष। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा भी गया है। बिहार के राज्यपाल सह कुलपति द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। विशिष्ट रचनाकार सम्मान
आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान, सृजन सम्मान, उत्कृष्ट संपादन सम्मान, वो भी दिल्ली संस्कृति मंत्रालय द्वारा, आचार्य जानकी वल्लभ सम्मान इत्यादि बहुत से सम्मानों से ये नवाजे गए हैं। इन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों जो कि थाईलैंड और यूएई में हुए वहां भी प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे महान वरिष्ठ विलक्षण साहित्यकार और मर्मज्ञ का स्वागत करते हुए मैं अभिभूत हूँ। साहित्य और राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्र जी आपका स्वागत है। इसके अलावा मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे समक्ष जो गुणीजन हैं, विद्वान जन हैं जो आज जुड़े हैं, मंचासीन जो गुणीजन हैं, डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, डॉक्टर अमरनाथ जी, शैल जी, जो उन सबको मेरा तहे दिल से नमन। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर कविता जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप दक्षिण भारत की हैं, आपकी मातृभाषा कन्नड़ है, उसके बाद भी आप इतनी सुंदर हिंदी में बोल सकती हैं, बातें करती हैं, ये बहुत बहुत खास बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब कार्यक्रम की ओर मुड़ा जाए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता पढ़ पढ़ के गा गा के हम सब बड़े हुए हैं और आज उन्हीं सुभद्रा कुमारी चौहान पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर जी और डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी। तो मंच अब अमर जी आपका है, आप दोनों को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कल से 14 दिनों का विशेष आयोजन यह संस्था कर रही है। कल हम लोगों ने हरियाणा और दिल्ली के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी निहाल चंद निहाल जी पे, जो एक राष्ट्र कवि भी थे, लोक भाषा के, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर हम बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। तो एक बार पुनः प्रोफेसर कलानाथ मिश्र जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही इंदु जी आपका और अपने जितने भी अभ्युदय परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इंदु जी आपने ठीक कहा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से हम लोग यह कथा सुनते आए हैं, ये पंक्तियां सुनते आए हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अमरत्व प्रदान करने वाली, उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में तो अमरत्व के साथ है ही, लेकिन इस कविता ने जन जन तक लक्ष्मीबाई को और सुभद्रा कुमारी चौहान को भी पहुंचाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों ने बचपन से इन कविताओं को, इन रचनाओं को पढ़ा। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि वो रचनाकार जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी रचनाओं से अलग भी जगाया और खुद भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वैसी ही थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो न केवल स्वतंत्रता सेनानी थी बल्कि एक प्रखर कवयित्री और कथाकार और लेखिका भी थी, जिनके पावन स्मरण को हम आज याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले कलानाथ मिश्र जी, अगर हम पूरे स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य को देखें तो जिन महिला रचनाकारों ने स्वतंत्रता का अलख जगाया अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनमें सुभद्रा कुमारी चौहान को आप किस नजर से और किस स्थान पर देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, आपसे मुखातिब होने का अवसर मिला आज इस मंच पर। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान की चर्चा करता हूं और बात आती है सामने, मेरे घर का नाम अभ्युदय है और इस घर में मैं रहता हूं, तो बड़ा एक अपनापन सा लगा। और उसमें भी सुभद्रा जी पर बात करना, इस अगस्त के महीने में 16 अगस्त को उनका जन्म था। तो हम लोग आज उन पर जब बात कर रहे हैं
1904 में वो आई। देखिए पृष्ठभूमि जिस तरह से तैयार हुआ था, आज के युग में बहुत उन्होंने ऐसी रचनाएं की और हर बोलों के मुख हमने रचनाएं हुई, लेकिन देखिए किस समय में हुई रचना। ये रचना उस समय में हुई जबकि हमारी जुबान पे पाबंदी लगी थी, अंग्रेजों का शासन था, रोज नए नए तरकीब से यातनाएं दी जा रही थी, और उस महिला मर्दानी ने यह कविता लिखी और स्मरण करते हुए प्रतीक के रूप में झांसी को रानी को लेकर। इसीलिए इसका महत्व जो है कई गुना बढ़ जाता है। यह बताता है कि किस तरह से उस समय देखिए 1904 में इनका जन्म होता है और फिर 1857 का जो आंदोलन हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, और उसके बाद कवि वचन सुधा का आप देखें कि प्रकाशन होता है करीब 68 में। वो एक अलख जो था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, वो अलख जगा के रखा, उसको मरने नहीं दिया लोगों ने। वह जो एक हमारे भीतर स्वतंत्रता की अनुगूंज आई थी, उस अनुगूंज को बना कर रखा, और बाद में अंततः उसको वास्तविक जामा पहना, स्वरूप देने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की ऐसी रचनाएं हैं जो कंठहार बन गया लोगों का। उस हर लोगों के कंठ से ये रचनाएं उसी तरह से प्रस्फुटित होती थी। मैं दो चार लाइन उसकी कहना चाहूंगा और उनको रेखांकित करूंगा। दद्दा भी उस समय आ गए थे, वो भी लिख रहे थे कि सिंहासन हुली उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने, ये कीमत पहचानने की जो बात वो करती हैं, वो 57 के स्वतंत्रता संग्राम को जोड़ करके कि उसकी कीमत हमने पहचानी, स्वतंत्रता क्या होता है। तो गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी। ये वहां का एक लोकगीत है और उस लोकगीत को आधार बनाकर ये कविताएं लिखी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए अनेक बार ये पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता में देश उस वीरांगना के लिए जो ओज था, करुणा का भाव, स्मृति थी और श्रद्धा भी, इन सभी कविता से उन्हें हिंदी कविता में प्रसिद्धि तो मिली ही, उनका लिखा यह काव्य सिर्फ कागजी नहीं रह गया। वह जिस उत्साह और जज्बे के साथ उन्होंने इस कविता को कागज पर उतारा था, उसका प्रमाण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। इसीलिए तुलना तो किसी से नहीं कि महिला रचनाकारों की बात करें तो वो भोगा व यथार्थ जिसको कहते हैं, वह सुभद्रा जी ने वो पहली महिला थी जो इस आंदोलन में, आप देखें कि उस समय में बहुत सारे आंदोलन हुए थे और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा था। एक चंपारण सत्याग्रह आप देखें कि उस समय हुआ था, खेरा सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और यह बात है कि 9 वर्ष की अवस्था में ही ये कवित्री सुभद्रा जी जो हैं कविता लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया था। संवेदना के स्तर पर बहुत ही प्रखर अभिव्यक्ति के साथ वो कविताएं करने लगी थी। अहमदाबाद का फिर सत्याग्रह हुआ था, और नमक जो लवण सत्याग्रह जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो ये सारी चीजें चल रही थी। और उसके बीच में सुभद्रा जी की एक राष्ट्रगान की तरह ये कविताएं आई हैं जो उसकी महत्ता को प्रतिपादित करती हैं। और 1904 को जन्म हुआ, इसका मतलब था कि उनकी उम्र उस समय तक 17-18 वर्ष की थी। मैंने कहा कि 19 वर्ष की उनके मन में ये जिज्ञासा आ गई थी, वो लिखने लगी थी, अभिव्यक्ति देने लगी थी। और दूसरी ओर आप देखें एक परिस्थिति यह भी थी कि पिता जमींदार थे, तो अब वैसी स्थिति में आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए लिख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो सामने आई। और उनकी एक खासियत यह थी कि तुरंत वो कविता बहुत शीघ्र लिख लेती थी। ये बहुत लोगों को ये जानकारी है कि वो कविता लिखने के लिए शब्दों की प्रतीक्षा वो नहीं करती थी, वो बस मन में भाव आए और तुरंत कविता तैयार। ये उनके कविता की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और
इसमें मैं एक चीज और अमर जी कहूंगा आपसे जी जी कि केवल राष्ट्रीयता और देश प्रेम के स्वर का ही ये उद्घोष नहीं हुआ था, पूरा का पूरा इतिहास आप देखें कि विगत कुछ दिनों में अभी इतिहास को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए था, इतिहास का केवल एक पक्ष सामने आया या फिर इतिहास में वह पक्ष जो सामने आना चाहिए था उसको वास्तविक स्वरूप नहीं मिल सका, उसको दबा दिया गया। भारतीय गौरव के जो इतिहास थे वो इतिहास सामने नहीं आ सके, ऐसी अनेक बातें उठ रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय इस कविता, सुभद्रा जी की कविता और रचनाओं के साथ केवल राष्ट्रीयता और देशभक्त की प्रेम की भावना ही नहीं, पूरा इतिहास बोलता था। एक और पक्ष, एक एक शब्द संपूर्ण इतिहास, और किसी साहित्यकार ने जो कहा था उसके इस बात को यह एक तरह से प्रतिफलित करता है, उसको सिद्ध करता है कि कहा था उन्होंने कि भारत का इतिहास यदि खत्म भी हो जाए तो भारत का साहित्य इतना सशक्त है, उस साहित्य के आधार पर संपूर्ण भारत का इतिहास लिखा सकता है और वह इतिहास प्रमाणित है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रामाणिकता इसलिए है कि सुभद्रा जी ऐसी रचनाकार हमारे सामने रही हैं। अब बहुत सारी चीजों, अंग्रेजों के बढ़ते प्रताप की चर्चा उन्होंने की है, लक्ष्मीबाई के बलिदान की तो चर्चा की ही है, इतिहास में कविता के माध्यम से संपूर्ण इतिहास को जैसा डॉक्टर साहब आपने अभी कहा 1904 में उनका जन्म होता है, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं जी। और 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू होता है जी। और उसका भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन पर असर पड़ता है जी। और वह उस आंदोलन के प्रति समर्पित होते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ती हैं अपनी किशोरावस्था में भी। जी। एक कविता इनकी जो झांसी की रानी है डॉक्टर साहब, वो तो बहुत प्रसिद्ध हुई ही है। दूसरी उनकी एक और कविता जलियांवाला बाग में बसंत, यह कविता भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। वो वीरों का कैसा हो वसंत, हाँ, भी एक कविता है, एक वसंत का को लेकर के जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ वो कविता थी। तो इनका एक पक्ष तो कविता का है डॉक्टर साहब, दूसरी उन्होंने जैसे मुकुल और त्रिधारा में इनकी बहुत सारी कविताएं आई, वो संग्रह है, लेकिन कथा साहित्य में भी उनका उतना ही योगदान है जितना कि कविता में। तो कृपया कहानी के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, थोड़ा वो हम सब जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बसंत है उसकी चर्चा थोड़ी कर ले हम लोग, क्योंकि बहुत ऐसे प्रसंग पर वो चर्चाएं आई हैं कि जिसको लेकर के हम लोगों ने जितना ये झांसी की रानी कविता के भीतर जो कविताएं दबी हैं, लेकिन आ रही हिमालय से कार है उदधिज गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिन दिमाग वीरों का कैसा हो वसंत। अब देखिए, ये बलिदानियों के लिए यह भाव सिर्फ उनके काव्य में ही सिंचित नहीं है। जब गांधी जी समूचे देश में अपने आंदोलन को लेकर आह्वान कर रहे थे, तब सुभद्रा ने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई और जाहिर है कि वह एक राष्ट्रवादी कवित्री नहीं, एक देशभक्त महिला भी थी। और जलियांवाला बाग पे जो लगा परिमलहीन पराग दाग सा बन पड़ा है, परिमलहीन पराग दाग सा बन पड़ा, हायह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। अब देखें चित्रात्मकता। आओ प्रिय ऋतुराज, आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, बहुत सुंदर। यह है जी, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाला कर। तो इस तरह से आप देखें कि जिस संवेदना के साथ कथा में भी उनकी ये संवेदनाएं सामने आई हैं, जो भी कथा उनकी रही सुभद्रा जी की, उनका तो झंडा सत्याग्रह का ले लीजिए, और भी बहुत सारी जो कथाएं उनके रही। 15 वर्ष की आयु में विवाह हो जाने के बाद उन्होंने पहली महिला सत्याग्रही बनी, और इसकी भी चर्चा
राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रही। मुकुल और चित्रधारा, ये उनकी कविताएं इसमें है। फिर बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये उनकी कहानी संग्रह। तो बिखरे मोती में उन्होंने विभिन्न कहानियों के माध्यम से जिस चित्र को दर्शाया है, संपूर्ण कहानियों की चर्चा का अवसर और समय तो उतना नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी कहानियों में भी ये भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने हमारे आए हैं। डॉक्टर साहब, जी, जैसे उनके ऊपर उनकी स्मृति में डाक टिकट भी भारत सरकार के द्वारा निकाला गया जी, और उन्हें उस जमाने की जो प्रतिष्ठित उस जमाने का जो प्रतिष्ठित सम्मानजनक सम्मान था, शेख सरिया सम्मान, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ था और महादेवी वर्मा की समकालीन भी थी। महादेवी वर्मा की समकालीन थी। महादेवी वर्मा ने भी बहुत सारी कविताएं परोक्ष रूप से वीरों के लिए लिखा है। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, ये सब उनके लिए ही था, बलिदानियों के लिए ही कविताएं। लेकिन एक चीज मैं कहूँ कि पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होता है उसका सहयोग भी किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में बहुत काम करता है। सुभद्रा लक्ष्मण सिंह स्वयं एक नाटककार थे और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना और आगे बढ़ने का सदैव उन्होंने उन्हें मौका दिया और दोनों ने मिलकर कांग्रेस के लिए काम किया। सुभद्रा जी महिलाओं के बीच जमकर उन्हें स्वदेशी अपनाने, स्वदेशी कपड़े अपनाने उसकी प्रेरणा देती थी, स्वदेशी आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा देती थी, एक जागरूकता उत्पन्न करती थी। केवल कलम से ही नहीं लिखती थी, समाज में जाकर वो भी काम उन्होंने किया। और आप देखें कि बाकी जो कविताएं हैं उसमें भी उनकी भाव प्रवणता, अब जैसे उन्होंने कहा कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता है, उसमें भी बहुत भाव प्रवणता है। आप देखें कि जो कविता लिखती हैं उन कविताओं में माँ और बच्चे के संबंध, यानी कि संपूर्ण रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की जो संवेदनात्मकता थी, संवेदना थी, वो बहुत ही गहरे तक भीतर डूबी हुई थी। और इसीलिए राष्ट्रीय जो चेतना गांधी जी का था, फिर बहुत सारे आंदोलन उस तरह के हुए थे, समाज सुधार के आंदोलन शुरू हो गए थे, ये सब अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति किस रूप में प्रतिकृत उससे होता है। सुभद्रा जी के या भीतर की संवेदना जो थी उसमें वो प्रतिकृत। 3 कहानी संग्रह मैं की चर्चा अभी आपने की थी, मैं उस पर कर रहा था कि बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र शामिल है। और कविता में जैसे मैंने कहा कि मुकुल चित्रधारा है और उनकी बेटी सुधा चौहान का विवाह प्रेमचंद के पुत्र जो थे अमृत राय से हुआ था। और अपनी माँ की जीवनी लिखा उन्होंने, पुत्री ने, उसमें उन्होंने बहुत चर्चाएं की हैं, जिसका नाम मिले तेज से तेज उन्होंने रखा। तो मिले तेज से बिल्कुल सुभद्रा जी के लिए उचित ही नाम है। और मैं समझता हूं कि सुभद्रा जी ने जो कहा था कि मेरी एक समाधि, जिसकी चर्चा उसमें उन्होंने की है कि मैं चाहती हूं कि मेरी एक समाधि हो जिसके चारों वो नित्य मेला लगता रहे। वो जो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का वह आखिरी निशान होगा। तो ये जो उनकी भी चिंता थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक समाधि हो जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियां गाती रहें और कोलाहल होता रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं इस तरह कुछ खेला, बचपन के दिनों की बहुत सारी यादें उनमें। तो सबसे बड़ी चीज है उनकी संवेदना, जो उनकी कहानियों में भी उसी रूप में प्रस्फुटित हुई हैं। और इन्होंने मुक्तिबोध ने कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जो साहित्य हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में स्वाभाविक जो है प्रभावमयता है, स्वाभाविक सरलता है, सरलता से प्रवाह जो है उसमें आया है। और जो अहेतुक गंभीर मुद्रा सा खटकता लगने वाला भाव है, उसका कारण है जीवन में उस मौलिक उद्वेग का। ये मार्क करने बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने, मुक्तिबोध ने उनके संबंध में जो टिप्पणी की इस रूप में टिप्पणी की है। और मैं तो नहीं समझता हूँ कि कहीं भी वो उद्वेग किसी रूप में थम पाया है। जहाँ वो राष्ट्र के लिए बात करती हैं, जहाँ वो घर के
संवेदनाओं की बात करती हैं, जहाँ बच्चे के लिए बात करती हैं, जहाँ माँ बन के बात करती हैं। तो यह एक बड़ी बात है भारत की वीरांगनाओं में, भारत की स्त्रियों में, जिन्होंने हर जिम्मेवारी को समेटा। लेकिन सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी जो आती है संतान के प्रति, परिवार के प्रति, उसका निर्वाह करते हुए उन्होंने उन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया। लक्ष्मीबाई की सब कुछ संपूर्ण यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है, तो उनकी कविताएं हैं, उनकी रचनाएं हैं उसमें। डॉक्टर साहब, इसके पहले कि इंदु जी के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, एक प्रश्न मेरे मन में उभरता है जी कि वर्तमान साहित्य में यदि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रासंगिकता की बात करें तो वो किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, मैंने तो कहा आपको कि सुभद्रा जी के कहानियों में या उनकी रचनाओं में जो भी है वो अब बिल्कुल भोगा हुआ यथार्थ जिसको कहते हैं, ये दूसरे में नहीं है। उस रूप में लोगों ने भाग नहीं लिया है स्वतंत्रता संग्राम में, इस रूप में सुभद्रा कुमारी लेकर। इसलिए उनकी रचना में एक मौलिकता है, एक प्रवाहमयता है, एक ओज गुण का जो उसमें समावेश हुआ है, वैसा समावेश कहीं बहुत कम जगह हुआ है। बिखरे मोती की भूमिका उन्होंने जो लिखा, बिखरे मोती की भूमिका में बहुत सारी कहानियों के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि नए लेखक को कैसा होना चाहिए, नए लेखक जो रचनाएं करता है उस रूप में, किस रूप में देखा जाता है उसे, और किस रूप में उसकी भावनाएं प्रकट होती हैं, इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। इंदु जी, आपसे इसलिए उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है अपने समकालीन साहित्यकारों के बीच में, और उनकी प्रखरता जो है वो अतुलनीय है। अमर जी, आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी हाँ, आपके मन में कुछ सवाल होंगे इंदु जी, कृपया रखें। मैं एक तो ये जानना चाहती थी कि जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे जालियांवाला बाग के उस पर, जो बसंत की जो उन्होंने कविता अभी सुनाई है, मैंने पहली बार सुनी है, बहुत अच्छा भी लगा। तो लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री थी, तो उनका आजादी की लड़ाई में, जैसे सक्रिय रूप से उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया, या वो कभी जेल गई, कई और बार जेल गई। तो मतलब वो एक साहित्यकार होने के साथ साथ सक्रिय रूप से किस तरह से वो इसमें उतरी आजादी की लड़ाई में। और भारत में ऐसे कई साहित्यकार हुए हैं। आप देखें, मैं एक चीज कहता हूँ, मैं एक हमेशा कहता हूँ कि साहित्यकार के बारे में कि साहित्यकार चोर होता है। हम चोर जिस तरह से दूसरे के घरों में झांकता है, साहित्यकार दूसरे के दिलों में झांकता है। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, और मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि साहित्य समाज और मनुष्य के अंतर मन का अन्वेषण है। वो चूंकि मनुष्य का जीवन बहुआयामी होता है, वो उसके किसी एक आयाम, एक पट, एक वृत्त को लेकर के उसके संबंध में आप कोई धारणा नहीं बना सकते। तो बहुआयामी होता है, इसलिए उसके किसी एक रूप को दर्पण में तो केवल बाहर का रूप दिखता है। आप उसके हृदय में प्रवेश कर उसके हृदय को कुदेरते हैं, उसमें से चीजें आप लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के ये विभिन्न आयाम थे। एक ओर वो महान कवित्री, कथा लेखिका बनी, साहित्यकार बनी, और दूसरी ओर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जिस वीरता के साथ, जिस साहस के साथ भाग लिया। और मैंने कहा कि ये साधारण सी बात नहीं थी कि उस दिनों, आज बड़ा सहज होता है कहना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐसे किया वैसे किया। आप सोच नहीं सकते हैं कि आप यदि पीछे जाके देखें, मैं समझता हूँ 1900 स्वतंत्रता के पहले 1930-35 के बीच की जो स्थितियां थी, गांधी भी उस पर कर रहे थे, और उसमें कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो गरम दल के थे, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़े। तो आजाद और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, और क्रांतिवीर जो थे, ये मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि क्रांतिवीरों के जो योगदान है, उन योगदानों को अहिंसा, ऐसा नहीं है कि अहिंसा का जो भाव समझ में आया अंग्रेजों को, और इतनी जल्दी अहिंसावादी विचारधारा जो प्रभावशाली बन गई, और लोगों ने कहा कि नहीं जी चलो, मैं अब आप लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हूं, आप ले लो, आधी ले लो, पूरी ले लो, ये सारी चर्चाएं हुई थी।
लेकिन ये जो बात हुई इसके भीतर उनका डर भी था, और ये डर जो था वो क्रांतिवीरों के माध्यम से आया। आप देखें कि एक महिला जब जागृत होती है और वो उसको लाठी खाने से डर नहीं था। आप क्या समझते हैं कि ये कविताएं लिखने के बाद क्या उनके लिए कोई डर नहीं था? उनके लिए कोई सीआईडी नहीं लगा था उनको पकड़ने के लिए? पकड़ा गया, कई बार जेल गई, और जेल के भीतर उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रभावशाली उनका परिवार था, जो भी हुआ हो, लेकिन यातनाएं तो हुई होंगी। जेल जाना स्वयं एक यातना थी। और जलियांवाला बाग की जिस तरह से भर्त्सना उन्होंने की, जिस तरह से लिखा, जो काम किया, आज बड़ा सहज है कहना, लेकिन उन दिनों लिखना बड़ा कठिन था। प्रेमचंद के सोजे वतन को जला दिया, कई रचनाएं नष्ट कर दी जा रही थी, लोगों को यातनाएं दी जाती, महिला होने के नाते भी फिर भी लाठी तो इन लोगों को पड़ ही रही थी, सारे लोग भोग रहे थे। तो वैसी स्थिति में इन कविताओं को जन्म होना, वो सामान्य व्यक्तित्व के लोगों से संभव नहीं था। आज तो आप लिखने में घबरा रहे हैं, आज भी बहुत सारे भाव आप यथारूप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस दिन जो ये चीजें लिखी गई, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं, जितनी चीजें लिखी गई हैं उससे बहुत आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की किस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होंगी, वो किस तरह से उन्होंने उनके भीतर कितना साहस होगा, किस तरह से वो जब उठती थी भावना का प्रवाह आया और तुरंत लिखनी युक्ति नहीं थी, वो कविताएं लिख देती थी, कहानियां लिखती थी। तो ये एक साधारण व्यक्तित्व का नहीं है। इसलिए हम जब तुलना करते हैं, अमर जी ने पूछा था मुझे लग रहा है कि मैं तुलना करूं तो किसी को वैसा मुझे अनपैरेलल बराबरी में संतुलन मुझे कोई लग नहीं रहा है उस समय। मैं खुद भी बहुत प्रभावित होता हूँ जब उनकी रचनाएं सामने आती है, गाता हूँ, और एक दो रचनाएं जब आप पढ़ने लगे तो फिर लगेगा कि दूसरी रचना पढ़ू नहीं, एक ही रचना काफी है। एक रचना केवल एक साहित्यकार का पढ़ लेते हैं, भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी, लेकिन एक रचना ही उनकी जो है वो संपूर्ण उनके व्यक्तित्व को रूपायित करने के लिए पूर्ण है। 30 से ऊपर रचनाएं उनकी है, जो रचनाएं उन्होंने लिखी, लेकिन उसके लिए काफी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जैसी वो बड़ी लेखिका थी, उसी तरह एक बहुत बड़े व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी थी। इसलिए इन दोनों को मिलाकर संपूर्णता में उनके व्यक्तित्व को देखा जाना आवश्यक है। किसी एक पक्ष को लेकर के किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम निर्णय नहीं ले सकते। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही, और निश्चित ही वो बहुत खास व्यक्तित्व हो सकता है, क्योंकि साहित्यकार होना एक बात है और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना दूसरी बात है। तो और इनके व्यक्तित्व में हमें ये दोनों पक्षी बड़े पुरजोर रूप से दिखाई देते हैं। नहीं तो आमतौर पर एक धारणा बनती है कि यार कवि और साहित्यकार वो खाली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनमें कहाँ हिम्मत होती है या कहाँ ताकत होती है कुछ कर दिखाने की। तो सुभद्रा को अभिव्यक्ति की उत्कंठा, अभिव्यक्ति की शक्ति और अभिव्यक्ति के लिए जो साहस चाहिए था, ये बहुत, आप देखें कि सत्य के प्रयोग में भी बहुत सारे सत्य नहीं लिखेगा जा सकते, करेक्ट, जिन कारणों से हो, बहुत सही। और वहां ये आप कह देना जो आप अनुभव कर रहे हैं। अब 88 कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, लगभग 88 कविताएं उन्होंने लिखी और करीब 46 कहानियां लिखी, मतलब आदि 88 कविताओं और 46, उन 46 कहानियों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और राष्ट्रभक्ति की कहानियां हैं जिसमें उन्होंने कई में तो अभिधा रूप में, कई में व्यंजना और लक्षणा के रूप में उन्होंने चीजों को अभिव्यक्त की है। कभी मौका मिलेगा तो मैं एक आध कहानियां उनकी पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। लेकिन अब वीरों का कैसा हो, बसंत झांसी की रानी, यह कदम का पेड़ आदि उनकी ये इतनी प्रसिद्ध रचनाएं हुई कि उसके साये में उनकी दूसरी रचनाएं कहीं न कहीं ढकी हैं, लेकिन सभी को पुरेदने की आवश्यकता है। और इसीलिए अत्यंत प्रिय बनी सुभद्रा कुमारी चौहान, अत्यंत प्रतिष्ठा मिली उन्हें, जो प्रतिष्ठा उनके उस परिवार से आने पर नहीं मिली, वो उससे अधिक प्रतिष्ठा उन्होंने स्वयं को लेके, स्वयं के कृतित्व को लेके उन्होंने अर्जित किया। जी अमर जी, अमर जी आपका साइलेंट पर है, म्यूट हो गया है। हाँ हाँ वो जी डॉक्टर साहब, आम लोगों में, खासकर विद्यार्थियों में एक सवाल उनके मन में उभरता है कि जिस तरह से बच्चन, निराला,
या दिनकर, इन सब ने गद्य और पद्य दोनों में लिखा समान रूप से, लेकिन उनकी एक पहचान पद्य के रूप में हुई, चाहे वो बच्चन की मधुशाला हो या दिनकर जी की कुरुक्षेत्र हो या कविता के माध्यम से उन्हें, जबकि संस्कृति के चार अध्याय अपने आप में विराट रचना है, कालजयी कृति है। तो क्या लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो पसंद और झांसी की रानी, दो कविताओं से तो वो अमर रचनाकार के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, लेकिन उनका जो गद्य है, उनकी जो कहानियां हैं, उनको वो मान्यता साहित्य जगत में आज तक नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ये आम जो विद्यार्थी हैं या जो आम साहित्यकार हैं, उनके मन में ये सवाल उठता है। इसे डॉक्टर साहब आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक सी चीज है। अब देखें, रश्मिरथी और उर्वशी के कारण जो दिनकर ने लिखा, तो दिनकर की उन रचनाएं, वो रचनाएं इतनी प्रभावशाली बनी, उसके बाद बहुत सारी उनकी भी रचनाएं ढक गई। अब दिनकर राज्यसभा में चले गए, दिनकर राष्ट्रकवि घोषित हुए, दिनकर की चर्चा उस रूप में भी हुई, तो दिनकर की चर्चाएं अधिक हो सकती। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज संस्कृति के 4 अध्याय के जो एक उनकी अवधारणा रही दिनकर जी, वह भी खंडित हो रही है। और बहुत लोगों को वो कि भाई भारत में जो आर्य थे वो बाहर से, लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आपने जो चीजें, वो इतिहास के विद्यार्थी रहे दिनकर जी, और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते उन्होंने गद्य रचनाएं की। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो सुभद्रा जी की कहानियों को ही पढ़ेंगे। ठीक बात है कि सुभद्रा जी की जो 2-4 रचनाएं जिसकी चर्चा अभी मैंने की, चाहे वो झांसी की रानी हो या वीरों का कैसा हो पसंद, या फिर उनकी बहुत सारी रचनाएं, मैं तो कविता, उनकी कविताओं का पाठ अभी करूं तो मन ही नहीं भरता है कि कितनी कविताएं उनकी ऐसी हैं जिसे आप पाठ करते हुए अनुभव करते हैं। और एक जो हम लोग कहते हैं कि भाई उसका भाव प्रवणता, कि साक्षात कहीं शब्द आड़े नहीं आता है, कहीं मस्तिष्क को बीच पे लाना नहीं पड़ता है, साक्षात हृदय में प्रवेश करता है। वो जो एक साधारणीकृत हो जाना। देखिए, नगेंद्र ने कहा कि साधारणीकरण की चर्चा जब होती है काव्य शास्त्र में, तो नगेंद्र ने कहा कि भाई देखिए, कवि की कविताओं में दम तब आता है जो कवि में भी साधारणीकरण की शक्ति होनी चाहिए। कवि भी जब कविताएं लिखता है तो साधारणीकृत हो जाना चाहिए। तो आजकल के रचनाओं में बहुत कम ऐसी रचनाएं हैं जिनका साधारणीकरण हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में ये खासियत है, ये उनकी उन रचनाओं के, उनके शब्द चयन के, उनके शिल्प की यह विशिष्टता है कि जिसके कारण यह साधारणीकृत हो जा रहा है और आपके भीतर एक वैसा प्रभाव को जन्म देता है। तो निश्चित रूप से देखिए, कोर्स में भी जो पढ़ाई बच्चों के लिए होता है, उसमें आप देखें कि झांसी की रानी जो है, वो कविताएं वो पढ़ाई जा रही है। संपूर्ण रचनाकारों के संपूर्ण रचना को हम किसी पाठ्यक्रम में समावेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, विशेष पत्र के रूप में यदि कोई लेके उसको पढ़े जिसकी आवश्यकता है, तो आज यदि सुभद्रा कुमारी चौहान को विशेष पत्र के रूप में पढ़ा जाए तो उनकी संपूर्ण रचनाएं, तब भी मैं समझता हूं कि जितनी रचनाओं की चर्चा मैंने की है, कि उस सभी रचनाओं की चर्चा तो संभव नहीं है, सभी रचनाओं को ले आना उतना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 88 कविताएं हैं। एक एक कविताओं का भाव प्रवणता ऐसी प्रखर है कि उसको आप लिखने लगे तो अलग से एक पुस्तक, कई पुस्तक बन जाएंगी। और फिर 46 उनकी कहानियां हैं, तो उसमें से 2-4 महत्वपूर्ण कहानियों को लेकर और 2-4 महत्वपूर्ण कविताओं को लेकर विशेष पत्र के रूप में एक कवि को जो पढ़ाते हैं, आप पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी भी सीमा है कितने लोगों को। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान, चूंकि भारतीय इतिहास की बात हम करते हैं, भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की बात करते हैं और भारतीय स्वाभिमान की बात करते हैं, तो उस जमाने में, जिस जमाने में कि बहुत लोग ये कह रहे थे कि अंग्रेजों के प्रभाव में लोग आ गए थे, उस जमाने में सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका परिवार जमींदार का परिवार भी था, उसके होते हुए भी उन्होंने कभी इसको आड़े नहीं आने दिया और उन्होंने खुलकर लिखा। ऐसे रचनाकारों की रचनाओं का पाठ्यक्रम में अध्यापन किया जाना चाहिए। बहुत जगह लगा भी है, लेकिन लगा है तो केवल झांसी की रानी। तो ये सबसे नहीं, ये सवाल बहुत सही अमर जी ने कहा। एक्चुअली मुझे आज पता चल रहा है कि उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। जी, नहीं, कहानियां 1-2 नहीं, 46 कहानियां उन्होंने। जैसे हम प्रेमचंद की और प्रसाद की कहानी और नाटक सारे पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं, सुभद्रा कुमारी का मुझे नहीं लगता है कि एक भी कहानी मैंने कभी पाठ्यक्रम में पढ़ी। लेरी जी एक कहानी लिखकर अमर हो गए।
हाँ, वो कहानी कहानीकार के रूप में उसने कहा था, कहानी का एक अपना महत्व है। कहा था। उस तरह से 46 कहानियां लिखी सुभद्रा कुमारी ने, और सुभद्रा कुमारी चौहान मात्र वही मैं कहता हूँ कि एक रूपक, एक प्रतीक बन जाता है। अब वीरों का कैसा हो बसंत या फिर झांसी की रानी प्रतीक रूप में वो इतना बड़ा, इतना बढ़ गया, उसके सामने फिर उनकी दूसरी रचनाएं कहीं न कहीं दब गई। बरगद के नीचे कोई दूसरा वृक्ष जो है उतना पनप नहीं पाता है। तो ये उनके व्यक्तित्व की महानता है, विशालता है। मैं तो रचनाएं ही नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान की जितने अवदान स्वतंत्रता संग्राम में है वो भी कहीं न कहीं पीछे रह गए। तो आज मैं आपके इस अंतरराष्ट्रीय मंच से, बहुत बढ़िया से मंच का संचालन आप कर रही हैं, और मैंने देखा कई देशों में इसके शाखा हैं और अपने देश में भी कई जगह शाखा है, और अमर जी जैसे व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत पहले से अमरनाथ अमर जी को जानता हूँ। दिल्ली में जब भी जाता था तो दूरदर्शन में इनसे मिलने और इनसे बातचीत होने, इनके घर पर जाना हम लोगों का एक था। तो ऐसे व्यक्तित्व जो बहुत गहराई से सोचते हैं, प्रश्न भी वार्ता में इन्होंने जो प्रश्न उठाया है उनकी कहानियों को लेकर, मैं जानता हूं कंचुए पहलू को वो छूते हैं, और ये उनकी विशिष्टता है। और इस बात के लिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं तो चाहूंगा कि एक विशेष पत्र के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्यापन कराया जाए। यदि आज हम चाहते हैं कि भारत के स्वाभिमान को नवयुवकों में जगाने की बात, जिसकी चर्चाएं कई रूपों में की जा रही हैं आज देश में, हम जो है स्वतंत्रता के वो ये मना रहे हैं, ये अमृत चल रहा भी 70वां आजादी महोत्सव, आजादी का ये मना रहे हैं। वैसे अवसर पर मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान पर आयोजन होना चाहिए, हर मंच से यह आयोजन होना चाहिए, और पाठ्यक्रमों में स्कूल से लेकर के इनमें के पाठ्यक्रम तक में उनकी और रचनाएं, इस रचना के अतिरिक्त ये जो मुख्य रचना उनकी एक तो कविता के रूप में है। ये कविता साधारण कविता, संपूर्ण इतिहास उस कविता में एक एक चीज का, उस पर मैं चर्चा करने लगूं तो मैं समझता हूं कि रात के 12 बजे। केवल सुभद्रा कुमारी चौहान एक कविता, वो कविता मात्र कविता नहीं, वो तो कहानी भी है, गद्य भी है, कविता में लिखी हुई संपूर्ण इतिहास है। अब फिरंगियों के बारे में जो चीजें उनके सामने आई, उन चीजों को जिस रूप में कथात्मक शैली में उन्होंने रखा है, चित्रात्मक, लगता है संपूर्ण चित्र उकेर कर सामने सुभद्रा जी ने रखा। सर, आज की पीढ़ी के बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो कविताएं हैं या जो कहानियां हैं, उनकी भाषा शैली के बारे में थोड़ा वो जानना चाहते हैं कि वो भाषा शैली को किस रूप में आप देखते हैं, कितनी सहजता, कितनी प्रवाहनता थी उनकी भाषा शैली में। बहुत ही प्रवाहमयी भाषा, कहीं उन्होंने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, और उसके अभाव में कभी ऐसा भी नहीं उनके कोई भाव रुक गए हो, किसी भाव को अभिव्यक्ति नहीं मिली हो। अब ये उनका, मैं अब देखिए, गुलाम भारत में अंग्रेजों ने एक एक करके सारी रियायतें, वो जमीन जायदाद वो लेने लगे, हड़पने लगे। अब देखिए कितनी सहज भाषा में, लेकिन पूरी की पूरी बात कह दी उन्होंने कि छंदात्मकता है, छंद का प्रयोग, तुकात्मक। निराला ने जब मुक्त छंद की कल्पना की थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कविताएं यहाँ आके गिरेंगी जहां कविता से कविताई ही गायब हो जाएगी। उन्होंने रबर छंद, उन्होंने ऐसे छंद, फ्लेक्सिबल छंदों की बात की। अब उनकी कविता यदि आप भिक्षुक ही देख लें तो देखिए एक तुकात्मकता कैसा है, ध्वन्यात्मकता है। वह आता दो टूक कलेजे को करता बचताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। या फिर उनकी कोई भी कविता आप ले लें, जिसको कि हम मुक्तछंद की कविताएं कहते हैं, वहां भी कविता ही है। गद्य काव्य के रूप में हमने कविता से कविता ही छीन ली। आज बताएं किसी के मुंह पर यदि मैं कहूं कि वो कविताएं ला के आप उदाहरण दीजिए, तो उसी 60 के दशक के या फिर छायावादी युग की कविताएं हमारे सामने आके खड़ी हो जाएंगी। दूसरी कविताएं हमें याद ही नहीं है, पंक्तियां ही नहीं है। नागार्जुन की कविताएं सुन लीजिए, कितनी चित्रात्मकता है,
तो मैं यह बता रहा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा है, उनकी कविता, नागार्जुन की कविताओं में कहीं भी शब्द के लिए क्लिष्ट शब्द नहीं, हाँ प्रतीकात्मकता है। और यदि आप संदर्भ से परिचित हैं, किसी भी कविता को जानने के लिए आवश्यकता होती है संदर्भ से परिचित होना। अब वह तोड़ती पत्थर निराला का, इलाहाबाद इलाहाबाद ही क्यों, ये संदर्भ है। संदर्भ से यदि आप परिचित हैं तो अर्थ परिचय होने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए सुभद्रा जी ने, जब ये मैं कह रहा था कि एक एक रियायत छीनने लगा, सुभद्रा जी इसको कैसे लिखती है, छिनी राजधानी दिल्ली, छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। बिल्कुल, अब बताइए इसमें ये हम लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज रचना करना चाह, युवा मन में रचनात्मकता होती है। कोई भी व्यक्ति जब रचना करना आरंभ करता है जीवन में, सबसे पहले वह कविता से ही करता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है कविताओं में। और आज एक मैं देख रहा हूं कि कहानियां लिख देना वो शुरू कर देते हैं। एक मित्र ने मुझे फोन किया, उसमें धर्मयुग प्रकाशित हो रही थी। अब मुझे उन्होंने एक कविता सुनाई, कहा कि सर आप आजकल क्या लिख रहे हैं। मैंने कहा मैंने भी एक कविता लिखी है, सुन लीजिए। तो मैंने उन्हें कविता सुनाई, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा वाह क्या सर आपने। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं धर्मयुग में जो आलेख पढ़ा, उसके शब्दों को चुनकर मैंने रख दिया था, उन्हें सुना दिया था, उसमें कहीं कोई कविता ही नहीं। तो हम कहानियां लिखना शुरू करते हैं, जहां निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, उसे कविता का नाम देते हैं। लेकिन आप देखें कि सहज रूप में किसी भी भाव को कैसे व्यक्त किया जाता है। अब यही कविता जो उन्होंने लिखी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी शब्द का प्रयोग, वह तो झांसी वाली रानी थी। कितने सहज रूप में कविताएं आई, लेकिन अमर कविता बन गई। अब कहते छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, नागपुर का भी घात, उदयपुर उदयपुर तंजोर सितारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंह पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। देखें संपूर्ण कहानियां इतिहास के साथ सामने आ रही है, लेकिन कहीं भी कविता का भाव इसमें छिन्न भिन्न नहीं हुआ है। संपूर्ण कविता के भाव की रक्षा हुई है, कविताई की रक्षा हुई है, ध्वन्यात्मकता है, गाने को मन करता है। ये जो कविताएं लिख रहे हैं आज लोग, मैं समझता हूं उन्हें ऐसे रचनाकारों से प्रभाव ग्रहण करना चाहिए जिनके सामने शब्द की कोई सीमा नहीं रहनी थी। जो हम लोग बातचीत करते हैं उन शब्दों, जहां आपको वैसे भावों को व्यक्त करना है, उसके लिए प्रतीक चुनना है, बिंब चुनना है। अब बिंब और प्रतीक का, अब देखिए कितनी सहजता से वो कहते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत में, कि देखो यहाँ धीरे से आना, और बच्चों के शव है कलियां गिना। अब ये भाव बिंब उन्होंने दिया, और बच्चे के मासूमियत को कलियों से उन्होंने कहा यहाँ स्वर नहीं करना, क्योंकि यहाँ इतने लोगों की मृत्यु हुई है, खून उनके बिखरे हैं, यहाँ दबे पांव आना। तो संपूर्ण भाव प्रवणता इसमें है। इसलिए मैं तो रचनाकारों से आज ये कहना चाहूंगा कि आप जब लिखना शुरू करते हैं, जरूरी नहीं है कि भारी भरकम शब्दों को लेके आए, और जो शब्द या फिर उन शब्दों के बोझ से आपकी कविता ही दब जाए, आपकी कविता मुखरित नहीं हो सके। कविता में सबसे बड़ी चीज है उसका मुखरित होना, वह कंठहार बने, उसको आपको स्वयं गुनगुनाने का मन करे। और जब कोई कविता आप लिखते हैं तो 10 दिन रुक के फिर एक बार पढ़िए, 15 दिन रुक के फिर एक बार पढ़िए, उसे तराशिए बार बार, तब जाके उसमें चमक आएगी। एक बार लिख करके फेसबुक पर डाल देने से कोई कविता उसमें चमक नहीं आती है। आपको देखने में लगता है कि बहुत सहजता से लिख लेती थी सुभद्रा कवि चौहान, कितनी बार तराशा होगा, जब तक उनके भाव का चित्र इसमें उतर नहीं गया होगा, तब तक वो उसको तराश नहीं होगी। और ये एक व्याकुलता, बच्चे का जन्म होता है, 9 माह हम गर्भ में रखते हैं, कभी कभी कोई कविता के भाव 9 वर्ष हमारे गर्भ में रहते हैं, 12 वर्ष गर्भ में रहते हैं, तब जाके बदलता है। शेखर एक जीवनी के लिए अज्ञे ने कहा कि भाई 12 वर्षों में देखी गई चित्त का घनीभूत वेदना को व्यक्त करने का, शब्दबद्ध करने का प्रयास। तो ये चीजें जो हैं, आप मन में जब गर्भ धारण करते हैं, बीजारोपण होता है,
बीजांकुरण होता है मन में उसकी अभिव्यक्ति के लिए। और तभी तो वेद जो लिखा गया उसमें बहुत लोगों ने नेति नेति कहा कि वो नहीं हो सका, वैसा प्रतिफलन नहीं भी हो सकता है। वो अभिव्यक्ति पा लेना और उसके लिए सही शब्दों का चयन करना। दिनकर जी जब कविता लिखते थे और खासकर जब वो उर्वशी लिख रहे थे तो अमर को साथ में लेके बैठते थे, क्योंकि दिनकर जी हमको गोदी में खिलाए हैं और मेरे घर के पीछे ही रहते थे। मेरे पितामह शांति निकेतन में प्रोफेसर थे, पंडित कपिलेश्वर मिश्र, और वो जब अवकाश ग्रहण मतलब अवकाश का वो छोड़ करके जब आए तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वहां पर अपना योगदान दिया था। अभी भी रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे हुए टेस्टिमोनी मेरे पास हैं, पत्र उनके लिखे हुए मेरे पास रखे हुए हैं। तो अब देखें वहां जब वो आते थे पटना, मेरे दादा संस्कृत के व्याकरण शिरोमणि विद्या वाचस्पति वो पढ़े हुए थे, संस्कृत के विद्वान थे। तो दिनकर जी आते थे उर्वशी जो लिखते थे लेकर के, और उसके शब्दों को लेकर के, तो शब्दों को लेकर के जब आप कविताएं लिखते हैं बहुत सारा बहस मन में भाव, और उन भाव के लिए समुचित शब्द आया कि शब्द के साथ साथ उसकी ध्वन्यात्मकता उस रूप में अभी प्रकट हो रही है कि यह देखना बहुत आवश्यक है। शुरुआती दौर में जो कविताएं युवा मन लिखते हैं, मैं कहूंगा कि वो कविताएं 9 वर्ष की अवस्था में जो कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, उन कविताओं को पढ़ के देखें। और फिर बहुत सारे ऐसे कवि हैं, आप देखें कि भारतेंदु तो बहुत पहले चले गए, उनकी रचनाओं को देखें आप तो आप तो उन रचनाओं को लेकर के कभी भी शब्द आड़े नहीं आनी चाहिए, बोझिल नहीं होना चाहिए, भाव खुलकर सामने आए, वैसे शब्दों का प्रयोग करें आप। और सुभद्रा जी की खासियत यह है कि सीधे भीतर तक प्रवेश करती है कविता, उसका साधारणीकरण हो जाता है, बीच में कहीं रुकता नहीं है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। और इसीलिए बहुत ही महान कोई वैसे ही कालजयी रचनाकार को हम मानते हैं कि 25 वर्ष की आयु कम से कम उसकी रचना की होनी चाहिए, कम से कम माना गया है, एक माना है लोगों ने कालजयी रचनाकार। मैं तो कहूं कि भाई ये 100 वर्ष 100 वर्षों से ऊपर तक भी जो रचनाएं आज कंठहार बनी, लोगों के मुंह पर है, पढ़ने का मन करता है, उस पर हम चर्चाएं करते हैं, किसी कवित्री की नाम लेते हैं, कविता का नाम लेते हैं, कवि का नाम लेते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम आता है और उनकी ये कविता हमारे सामने आ जाती है। ये साधारण बात नहीं है, ये काल की कसौटी पर उतरी हुई कविता, नपी हुई कविता है। तो जो अब देखें, एक मैं छोटा सा क्षेपक आपको सुना देता हूँ कि देखिए जिस तरह से बहुत बोझ लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, चल सकता है पीठ पर, यदि आप शब्दों का बोझ लेकर चलेंगे तब बहुत लंबाई बहुत दूरी आप नहीं तय कर सकते। एक बहुत अच्छा जो है वो गहना बनाने वाला था, सोनार था, वो जड़ाऊ गहने बनाता था, और एक माली था, वो बहुत अच्छा, दोनों दोस्त थे। माली भी बहुत अच्छा फूल उगाता था अपने घर में। माली के बाग में एक बार बहुत अच्छा फूल हुआ, तो उसने कहा कि भाई अपने मित्र उस जौहरी से कि भाई चलो तुम तो इतने अच्छे रत्न बनाते हो, मेरे देखो मैंने कैसे रत्न बनाए हैं, उगाए हैं। तो वो आया जौहरी उसके पास, उसने फूलों को तोड़ा, अपनी कसौटी पर रगड़ के शुरू कर दिया रगड़ना, कहा कि इसमें कहाँ कुछ है, ये तो तुम्हारा कोई असली चीज है ही नहीं। तो फिर माली को कहा कि तुम मेरे यहाँ आके देखो मैंने कैसे हार बनाए हैं। जब माली उसके घर गया देखने के लिए तो उन हारों को सूंघने लगा, कहा कि इसमें तो कोई सुगंध है ही नहीं। प्रश्न यह उठता है कि हमने जो चीज, हर चीज के लिए एक कसौटी हम नहीं तय कर सकते। फूल के लिए, कविताओं के लिए जो कसौटी होंगी, उन कसौटियों को हम दूसरे कसौटी से जोड़ के नहीं देख सकते। हमें कसौटी उसके उपयुक्त लाना हो और तब हम निर्णय ले सकते हैं कि अमुक रचनाकार की रचना यदि कालजयी है तो क्यों कालजयी हुई। इसीलिए एक बहुत बड़ी बात है किसी रचना का कालजयी होना अपने आप में। और आज हम कवियों को पढ़ने नहीं जा रहे हैं, साहित्य को पढ़ते नहीं है, पाठक पता नहीं किस तरह की रचनाएं पढ़ना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छी एक बात, अभी एक बहस हुआ था पठनीयता को लेकर के कि पाठक आखिर चाहते क्या है, किस तरह की रचनाएं वो पढ़ना चाहते हैं। एक क्षेपक सुना के मैं खत्म करूंगा अपनी बात, मतलब आपकी इजाजत के बिना तो नहीं खत्म होगा, अमर जी की इजाजत चाहिए जी की, लेकिन मैं एक क्षेपक आपको सुना देता हूँ कि आप चीजों का मूल्य देंगे तभी आपके पास वो चीजें रह पाएंगी। एक
गड़ेड़िया चलाने वाला एक बच्चा था, 5-10 वर्ष का था, वो गड़ेड़िया चलाता था जंगलों में। उसको एक बहुत अच्छा रत्न मिल गया, चमक रहा था शीशे का। उसने उसे देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो उसने उसको लेकर के बांध के अपने सबसे अच्छे जो भेड़ थी, बच्चा उसके गले में बांध दिया। उसको बड़ा अच्छा लगता था, भेड़ चलाता था। एक दिन उधर से एक जौहरी जा रहा था, उसने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा रत्न है और ये इस कहाँ से आया। उसने उस गड़ेड़िए के बच्चे को कहा कि ये मुझे दे दो। उसने कहा कि मैं आपको दूंगा नहीं। क्यों नहीं दोगे? उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा, मेरा बहुत प्रिय है और मेरे बहुत प्रिय भेड़ के गले में है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसने कहा कि नहीं भाई, ये देखो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, तुम मुझे दे दे। तो लोभ देखा पैसे का उस गड़ेड़िए के बच्चे के लिए 5 रुपया बहुत था। उस चरवाहे ने कहा कि ठीक है। वो 5 रुपया लिया और वह खोल के बहुत दुखी मन से, बहुत प्रिय था उसको, वो नहीं जानता था कौन सा रत्न है, जौहरी को दे दिया। जौहरी के हाथ में जब भी वह रत्न गया तो वह टूट गया और आवाज आई कि भाई देख, वो तो बेचारा भोला भाला था, वो उसके उस महत्व को नहीं समझता था, लेकिन उसको प्यार मुझसे बहुत करता था, मैं उसको अच्छा लगता था, आपके प्यारे भेड़ के गन। तुम तो जौहरी थे, तुमने 5 रुपया मेरा मूल्य लगाया, तो मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ। है क्या कि हम साहित्यकारों का मूल्य कैसा लगा रहे हैं यार, हम उन्हें किस रूप में याद कर रहे हैं, हम उनकी रचनाओं को क्या महत्ता दे रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि वैसी रचनाएं निकले, वैसे दार्शनिक आए, वैसे लोग आए। पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मैं अपेक्षा करता हूँ। तो ये हमारी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अनुरूप में उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए वह पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर पा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी त्रासदी और साहित्य जगत में यही बन गई है। इसीलिए कोई दूसरी सुभद्रा कुमारी चौहान मेरे सामने, कोई दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे सामने, कोई दूसरा दिनकर हमें नहीं मिल रहा है। और यह हमारी एक बहुत बड़ी त्रासदी है। यह सोचने का विचारणीय विषय है कि सुभद्रा को बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे स्कूल से लेकर के, उनका तो पाठ्यक्रम ऐसा है, सुभद्रा की रचनाएं, सुभद्रा को चौहान की, जिनको कि आप स्कूल से लेकर के मैट्रिक से एमए तक पढ़ा सकते हैं, फिर भी कुछ अर्थ बचे रह जाएंगे। उस अर्थों को सबको डिकोड हम नहीं कर पाते हैं, कुछ भाव बचे रह जाएंगे, बार बार उसको व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे रचनाकारों को बार बार मैं स्मरण करूं, मैं उन्हें आज आपके मंच के माध्यम से बहुत बहुत श्रद्धा निवेदित करता हूं। और हम बड़े गर्व महसूस करते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में ऐसे भी कवि और कवित्री और साहित्यकार हुए हैं जिन्हें सव्यसाची की तरह, एक ओर तो उन्होंने साहित्य के जगत में अनमोल रत्न दिए और दूसरी ओर अपनी अनमोल कुर्बानियां दी हैं स्वतंत्रता के लिए, जिसकी वजह से आज यहाँ खड़े होकर के हम इस मंच से आज अपनी बातें कह पा रहे हैं खुले मन से। ये उन दिनों की बात नहीं थी, उन दिनों यह हिम्मत नहीं होता। बहुत 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 मैं धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने न केवल गागर में सागर भरा बल्कि उनके व्यक्तित्व कृतित्व की समीक्षा की, उनके योगदान को हम सबके समक्ष रखा और आज के संदर्भ में उनकी क्या प्रासंगिकता है इस पर भी आपने अपने विचार रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज इस पटल पे इंदु जी से आग्रह करूंगा कि उनके मन में जो विचार है आज के इस आयोजन में वो व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। नहीं, बहुत आपने जो कहा और डॉक्टर साहब ने जो कहा उसके बाद कुछ कहने के लिए मेरे पास बचता नहीं है। हाँ, उनकी अंतिम बात पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि आज कोई सुभद्रा कुमारी चौहान या दिनकर या प्रसाद और पंत नहीं नजर आते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो हमारा साहित्य है वो भी कोई कम अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, बहुत श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा है। लेकिन आपकी ये बात बहुत सही है कि साहित्यकारों को वो सम्मान ही नहीं मिलता है, वो जगह नहीं मिलती है, वो उनका जो उनकी रचनाओं को लेकर जो बाहर निकल कर आने वाली बात है और उनका जो देशव्यापी जो सम्मान होना चाहिए, हर जन में जो सम्मान होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता। और आपने जो उसके लिए जो आपने प्रसंग सुनाया, इतना सुंदर प्रसंग था कि उसके आगे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। तो समय बहुत ज्यादा होने के बाद भी हमारा मन यूं ही कर रहा था कि हम आपको सुनते रहें। तो हमारी संस्था की अंतर्राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सैल अग्रवाल यहाँ हैं और मैं चाहूंगी कि वो आपका
धन्यवाद दें आपको, और कुछ अगर कहना चाहें तो। जी। धन्यवाद तो मैं आप लोगों को देता हूँ, इतने अच्छे मंच से आपने मुझे बुलाया और सम्मान दिया। जी शैलदी, आपका बंद है, माइक बंद है। सॉरी। धन्यवाद बहुत बहुत कलानाथ मिश्र जी। आपने हम सबके मन के अंदर छिपे विद्यार्थी को और बच्चे को, दोनों को ही संतुष्ट किया। बहुत सारे सवाल थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बचपन से पढ़ा था। गुलामी और आजादी के संधि बिंदु पे पैदा होने की वजह से मेरे मन में आजादी की बहुत से चित्र थे, बहुत सी परिभाषाएं हैं, उनसे जुड़ी हजारों कहानियां बिखरी रही बड़े होते संग, और फिर बाहर आ जाने की वजह से उनमें और तीव्रता आ गई, अनुभवों की भी और यादों की भी। तो ये विषय हम सबके मन के बहुत करीब है, चाहे हम आजादी के पहले पैदा हुए हों, चाहे बाद में पैदा हुए हों, या चाहे आजकल के बच्चे हों, क्योंकि हर परिप्रेक्ष्य में अतीत तो वर्तमान से जुड़ता ही है और वर्तमान से ही भविष्य पैदा होता है। तो आपने वो दादा नानी की तरह हमें नीति कथाएं भी सुनाई, और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं भी। पर जहां तक मैं समझती हूँ, मेरे मन में सुभद्रा जी के लिए जो विशेष श्रद्धा है, वो उनके चतुर आयामी व्यक्तित्व की वजह से है, क्योंकि एक नारी होने के नाते वो साहित्य के लिए समर्पित थी, वो देश के लिए समर्पित थी, वो परिवार के लिए समर्पित थी, और वो एक अच्छी पत्नी थी। तो उन्होंने हर रिश्ते को बखूबी निभाया। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनकी बेटी कीर्ति जी से यहाँ पे मिली, उनकी नातिनी आतिमा से भी मिली, और दोनों में ही वो सहजता, वो माधुर्य था। सुभद्रा जी से तो मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, पर इन दोनों से मुझे लगा कि इन्हें जो वात्सल्य मिला है, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई, क्योंकि ओंकार श्रीवास्तव जी खुद एक अच्छे कहानीकार थे। तो आप आदमी की अपनी जड़ें तो होती ही हैं, अपना व्यक्तित्व होता है, अपना तना होता है, पर किन जड़ों से आप उगे, वो भी एक बहुत महत्व रखता है। और वाकई में सुभद्रा जी के व्यक्तित्व का पूरा परिचय दिखाने के लिए, उनकी कविताओं को, उनकी कहानियों के बारे में हमें बताने के लिए, जिनमें हम सभी अधिकांश लोग अपरिचित हैं। हमारा सुभद्रा जी से परिचय उनकी 7-8 कविताओं से ही है, जो शायद ज्यादा पढ़ाई जाती हैं या ज्यादा छपी या ज्यादा प्रचलित हुई। मैं पुनः पुनः तहे दिल से आपका बहुत आभार करती हूँ कि आप आए, आपने इस मंच को प्रदीप्त किया, मेरे शब्दों में हम लोगों के मस्तिष्क को आलोकित किया। हमारा पूरा अभ्युदय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है, और ऐसे ही स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जब भी कभी ऐसा रहेगा आप मुझे कहिएगा पहले, तो मैं निश्चित रूप से किसी विषय को, एक चीज तो भारतीय महिलाओं की ये विशिष्टता रही है कि वो अपनी दायित्वों के निर्वहन में बहुत पटु है। और यह कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, सबकी तुलना तो मैं नहीं कर सकता सबसे, लेकिन भारत की, मैं अपने ही घर में अपनी माँ और अपनी दादी को यदि मैं देखता रहा हूँ और पत्नी को देखा है मैंने, तो मैंने इस बात को पूरा देखा है कि वो बहुआयामी अपने विभिन्न व्यक्तित्वों को, माँ के रूप में उनका व्यक्तित्व हो, चाहे जिस रूप में, उसके निर्वहन में बहुत साकांक्ष रही है। मुझे तो किसी का जन्मदिन याद नहीं रहता था, वो पत्नी ही कहती थी कि आज उससे बात कर लीजिए आइए, क्योंकि छोटी छोटी चीज, इतने व्यस्त रहते हुए। तो ये एक और राष्ट्रीयता सुभद्रा जी की, और उसमें भाग लेना, पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करना, इन्होंने कभी परिवार से विद्रोह, और वैसी परिस्थिति में फिर ऐसी रचनाएं करना जो अलग जगाने वाली रचनाओं, तो निश्चित रूप से उनसे बहुत कुछ सीखने का मन करता है, प्रणम्य है। और निश्चित रूप से आप तो धन्य हैं, उनके परिवार से मिलकर के आपने प्रेरणा ली है।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं प्रेरणा तो चाहूंगा नहीं इन दूंगी कलानाथ जी, बस 2-3 बार ऐसे ही सम्मेलनों में और फंक्शनों जी, में उनसे मुलाकात हुई और लंबी बातचीत हुई, अच्छे मित्र हो गए, मैं उनकी पर पुत्री ने जो अच्छा पुस्तक लगा। लिखा उसकी काफी चर्चा है और अच्छी जी पुस्तक उन्होंने लिखी है। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों के संबंध में जो एक मैं साहित्य यात्रा का संपादन कर रहा हूँ और बहुत प्रसिद्धि मिली, इस पत्रिका को ख्याति मिली। अवंतिका पहले मेरे घर से अजंता प्रेस से प्रकाशित होती थी, उसके बाद फिर साहित्य यात्रा आज देश में अपना एक स्थान बनाकर रखा, शोध पत्रिका है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी त्रासदी अभी है, मैं अमर जी को भी एक बार कहा था और लोगों से भी मैं कहता हूँ कि संस्मरणों की कमी हो रही है। संस्मरण जो मेरे पास कल को चले जाएंगे, बाकी चीजें तो रह जाएंगी, बहुत सारे आपके निबंध और कहानियां, वो संस्मरण जो है व्यक्ति के साथ चला जाता है। इसलिए संस्मरणों को इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। अब यही बातें जो आपने छोटी सी बताई है, बहुत अच्छा संस्मरण है, आप उसे लिख भेजें साहित्य यात्रा के लिए, मैं उसे प्रकाशित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से निवेदन है, इंदु जी आपसे भी साहित्य यात्रा के लिखे, अमर जी का तो अवदान कभी कभी मिलता रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके रचनात्मक सहयोग हमें मिले। के राजपूत जी बैठ के तब से देखा, बहुत गंभीरता से वो सुन रहे हैं इस चीजों को और उनकी सराहना मुझे मिलती रही है, उनके प्रति भी बहुत आभार। और मैं चाहता हूं कि आप लोग साहित्य यात्रा के लिए लिखें, महत्वपूर्ण रहेगा। संस्मरण यदि किसी को किसी साहित्यकार के बारे में है, उन चीजों की कमी हो रही है। नई मैंने जो देखा, अनुभव किया है, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, जब भी नई पीढ़ी संस्मरणों से बहुत कुछ सीखते हैं और वो कलानाथ जी, ऐसे मेरे होते पास हैं। नंदलाल बोस के बहुत संस्मरण है, मैं जी शांति निकेतन में भी रही थी। हाँ, तो वो संस्मरण जो है, अब मैं चाहता हूँ कि संस्मरणों का एक ये भी जी होना चाहिए। और जी, बहुत मैं सारे नंद नंदलाल किशोर बोस पे नवल से मेरी भेजूंगी, बात हमेशा नंदलाल होती थी। बोस पे भेजूंगी, क्योंकि नहीं, और मैं आपको इस बताऊं कि अमर जी ने अभ्युदय पर एक कार्यक्रम जो कराया था, वो संस्मरणों का कराया था हाँ और वो जी काफी पसंद किया गया था। लोगों को हाँ, लगा कि बहुत नई चीज है, तो अमर जी तो कुछ नया नया खोज के ही लाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि उन संस्मरणों की आप एक पुस्तकाकार रूप में आलेख लें और प्रकाशित करें, और जरूर नहीं तो मुझे भेज दें, मैं प्रकाशित कर दूँ जरूर हम साहित्य आपको यात्रा। भेजेंगे और जरूर करेंगे। और देखिए, अमर जी ने आपसे मिलवाया और इतनी सारी ज्ञान की बातें, इतनी सारी नई जानकारियां आज आपसे मिली और इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। तो अ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला धन्यवाद अमर जी को जाता है, जिन्होंने एक मिनट आपसे इंदु जी, मिलवाया भी और इस इंदु जी, संस्था को खड़ा उन्होंने ही किया। हाँ अमर जी तो इंदु जी, अभिभूत एक करने वाले मिनट, व्यक्ति मैं ही हैं। हाँ हाँ नमस्कार कर हाँ, नमस्कार कर सविता मागदी मिश्र जी, ये पटना की हैं, सविता मागदी, डॉक्टर सविता मागदी मिश्र जी। हाँ हाँ बोले हाँ, सविता जी, कुछ कहना हाँ है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक बेटा जी को मैं संस्मरण, देख नहीं पा रहा हूँ उनकी। सविता जी हाँ अपनी अपनी वीडियो ऑन करेंगी? हाँ हाँ कर लेती हूँ। हाँ, वो आपको देखना चाह रहे थे। जी जी जी, हाँ सविता जी। अच्छा, देखिए अब मैं देखा कि सविता यहाँ है, मैं नीचे स्मिता है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ, कहिए सविता जी। नमस्कार, हाँ नमस्कार। नमस्कार करती हूँ। हाँ और मैं ये कहती हूँ कि ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी के साथ भी मेरा एक बहुत सुंदर अनुभव है, जी, तो क्या मैं उसे भी आपको लिख के अब भेज अवश्य सकती हूँ? अवश्य अवश्य, मैंने तो कहा ही है, और अवश्य आप लिखें जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं, और मुझे तो लगता है बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, रामदयाल पांडे, बहुत चर्चाएं नहीं, अमर जी जानते हैं जितना होना चाहिए उनके लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आए, आप संस्मरण लिखें, और बहुत बड़ी चीज होगी ये। आप समझ लीजिए, आप अभी उसका महत्व नहीं समझ पा रही हो, को लगा होगा कि उनसे मिली, ऐसे बातें हुई, लेकिन आप उसको यदि शिल्प देती हैं, कल को बहुत बड़ी चीज आगामी पीढ़ी के लिए होगा। अब हम लोगों का दायित्व है कि उनके लिए कुछ करें। बहुत अवश्य लिखें, सुंदर, आप सब बहुत करें। सुंदर। मेरा मेरा नेट पर आप जाइएगा। इंदु दीदी, और मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए। सर, मतलब सर से मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी। मैंने कुछ पिछले 2 हफ्ते पहले फोन किया था सर को साहित्य यात्रा के संबंध में कि मुझे भेजना है, और मतलब उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया था कि आप नए हैं फिर भी उसके लिए, अभी मैंने नाम सुना है इसलिए मैंने बोला कि मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि काफी वो आगे बढ़ा रहे हैं।
बहुत वरना बहुत बाकी लोग तो सुंदर, कोई ये रिस्पॉन्स स्मिता नहीं, तो पटोले कोई जी हैं। रिप्लाई ही नहीं देते हैं। जी जी, नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर, आपको। आप लिखें, बहुत और लिखने वालों के लिए तो भाई हमेशा ये मैं जी नहीं, जहाँ तक आपने साहित्य यात्रा बोला तो मुझे रिमाइंड हुआ, मुझे वो मिश्रा जी मतलब याद था सर, लेकिन आपने बोला तो मैंने अभी मैंने नाम लिखा था। मतलब आपने जितना अच्छा रिस्पांस दिया फोन पे, ऐसे कोई नहीं देता। सब ऐसा समझते हैं कि बस नहीं आपने नहीं कहीं नहीं लिखा। आपने बोला था मुझे आप मेरा नाम बता दीजिएगा और ये मेल पे भेज दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सचमुच हाँ, आपका वो लोग मतलब सभी ये एक इतना एक टीम रिस्पांस भी है। हमारे नए साहित्यकारों के लिए बहुत मायने रखता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी, आपका भी निश्चित करें, धन्यवाद। और मैं हमेशा साथ हूँ आपके। जी, जी। मैं सविता जी जरूर लिख के आप भी भेजें, और मेरा ये रहेगा, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लिखें, और बहुत बड़ी चीज होगी। और अमर जी इससे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ उनकी रचनाएं शुरू में आई, इधर आजकल कम लिख रहे हैं, जाते बेटी के पास रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब इनको बुलाता हूँ यहाँ, और सब बंद करके को लिखवाऊं। भेजेंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत बिल्कुल। चलिए, बहुत इंदु जी, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। और मैं थोड़ा देर से जुड़ पाई, मैं तो बाहर गई थी और बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं स्कूटी भगाते हुए घर पहुंची कि मुझे ये प्रोग्राम देखना है। हाँ नहीं, आप फेसबुक पर देख लें और फिर मैं यूट्यूब पर भी डालूंगी, तो ठीक प्रोग्राम इंदु जी, बिल्कुल देखें। इंदु जी, हाँ मृदुल कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोले। हाँ, इस साहित्यिक और शिक्षाप्रद और ज्ञानप्रद और इतनी गहराई से साहित्य के बीज तक ले जाना, वृक्ष से बीज। आप सोचिए कि ये तात्विक दृष्टि इनकी आपकी है मिश्र जी की, और मैं उनको प्रणाम करती हूँ। साहित्य के तत्ववेत्ता हैं आप, जितना मैंने आपको सुना, तो बहुत ही मेरा प्रणाम स्वीकार करें कृपया। बहुत ये बहुत डॉक्टर धन्यवाद। विद्यार्थी हूँ एक साहित्य का। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी हैं ऑस्ट्रेलिया से। आप जी। जानते होंगे, इन्होंने वेदों पर और सब पर बहुत काम किया है, सबका जी। काव्यानुवाद किया इन्होंने, ये एक बहुत बड़ी हाँ, बात है। बहुत बड़ी बात है। वेद बहुत और बड़ी बात उपनिषद और पतंजलि योग दर्शन और वेद चूड़ामणि, सब पर इनका काव्यानुवाद है। है। जी, बहुत वरिष्ठ। मैंने सुन रखा है नाम, कि मैं समझता हूँ कि कभी किसी कार्यक्रम में, या फिर दिल्ली में शायद साहित्य अकादमी में, या कहीं मुझे हाँ मौका जरूर मिला मिले है। होंगे, तो जी। ये भी हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत खुशी की बात है, आपने इन सबों से मिलवाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरा सक्रिय सहयोग आप लोगों को रहेगा, इतना बड़ा काम आप कर रही हैं। अरे बहुत नहीं, बहुत कुछ आभार। और ये बहुत सब बहुत अमर जी, शैल जी, ये लोग सब साथ में हैं, कमल भाई, इन लोगों के साथ के कारण। सुषमा जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? बस मैं सबको नमस्कार कहना चाहूंगी, और इतनी गहराई से आपने बताया ना किसी कविता के बारे में, और इस तरह से किसी लेखक के बारे में सुनने का मौका मिला मुझे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत एक आभार। बहुत चलिए, खास बात बहुत लगी कि आज की जो स्वच्छंद कविता है, जो आपने कहा कि कविता ही निकल गई है, इससे बड़ा सच नहीं है। आज की कविताओं से सच में कविता, लोगों ने वो स्वच्छंद के नाम पर पूरी स्वच्छंदता अपना ली, तो उनमें कहीं हल्की सी भी लय और ताल मिलता नहीं है, तो वो गद्य ही होता है, जिसको लेखन में वो कविता की तरह डालते हैं। देखिए, तो गद्य में भी एक लय होता है, ये जीवन ही बिल्कुल एक रिद्म है, लय है। बिल्कुल सम बिल्कुल पर आकर आप देखें कि जीवन में आनंद जहाँ सम आता है वहां आता है। हर जी साहित्य के विभिन्न विधाओं, व्यंग्य में भी जी ये रिद्म है कहीं भी, और कविता में तो बिना उसके संभव ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है। और चलिए, मैं भी टूटी फूटी बांटते हैं, मैं जो कुछ चलिए। हाँ, आपसे बात करते करते जी नहीं भरता है, और भी कुछ और भी फिर हम लोग बात करना है। करेंगे। तो चलिए, सही बात है। सभी का धन्यवाद, जी, बहुत प्रणाम। अच्छा लगा। नमस्कार सभी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सभी।